हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार। आज के इस क्लास में हम 12th फिजिक्स के 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, टोटल 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो अगर आप भी हैं इस बार 12th में और 2025 में आपको फिजिक्स का पेपर देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं पूरे साल में ये क्लास सिर्फ एक बार देता हूं कि पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास। तो क्लास 12 फिजिक्स 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे प्रश्नों को मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर आप फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आए उनको आप लेकर आइए। तो हम फाइनली लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो फैमिली है वो सपोर्ट के दम पर ही चलती है। जैसे अलग अलग हो जाओगे तो फैमिली बिखर जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हम निखरेंगे, बिखरेंगे नहीं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर सेकंड चैप्टर। मैंने चैप्टर का नाम भी यहां पे डाल रखा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर नींद वाली प्रॉब्लम है तो एक बोतल पानी ले लेना, बैठ जाना, लेकिन आज के इस सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, क्योंकि कहा गया है कि आग में जलकर ही सोने में और ज्यादा चमक आती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप में और ज्यादा चमक आएगी। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अब जिसको जिसको इसका आंसर पता है भैया फटाफट कमेंट कर दो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपका कमेंट आना चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है, तभी तो मैं समझूंगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम। फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता या विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बता दिया, हम समझेंगे कैसे कि हां यही मात्रक होता है? देखो मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखो क्या आएगा आपका ध्यान से समझना, 1/4 पाई, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखो भैया 4 पाई जो है ये तो पाई है, इसका मात्रक लिखेंगे नहीं हम लोग। इसका मात्रक देखो, Q का मात्रक कूलाम होता है, आवेश है Q ना, इसका मात्रक कूलाम। ये भी Q2 है, आवेश ही है, इसका भी मात्रक कूलाम। तो कूलाम गुणे कूलाम इक्वल टू कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रति लगाएंगे, F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और R है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर। तो यही तो आया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो दो आवेश हैं तो 2 कूलाम होंगे, यानी कि कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अपान लगा है तो प्रति, F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और R है दूरी, R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, क्या है इसमें? तो ऐसे ही आपको समझना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया,
सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डीपली समझेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसको समझो थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता होगा, मुझे यकीन है 100% कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q0, F अपान Q भी लिख सकते हैं या Q0, ठीक है। तो भैया F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा, थर्ड ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम। तो फटाफट इसको हम टिक कर देते हैं। ये देखो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपको सही आंसर लिखना होगा, वहां पे टिक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको उतारना नहीं होता, डायरेक्टली प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आपको आंसर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब इतना इजी तरीका मैं बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर नहीं आएगा मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। देखो फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक। इतना आपको समझना है। एक मात्रक और मैंने आपको बताया था, फाई = क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी इसका मात्रक होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। देखो विद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं, यहां पे वेक्टर रूप दिया गया है तो वेक्टर E लिखा गया है। तब में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। देखो विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। फर्स्ट है P वेक्टर डॉट E वेक्टर, सेकंड है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, थर्ड है 0 यानी कि 0, फोर्थ है E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो भैया विद्युत क्षेत्र अगर E वेक्टर है और P वेक्टर आपका आघूर्ण है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो वैल्यू होगा वो होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। गले में खिच तो समझ में आ रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं। ये देखो ये सिंपल सा है 5 नंबर क्वेश्चन। देखो ये हमारे शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का होगा, चैप्टर का नाम यहां पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चलो पढ़ते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है। देखो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, ये ओके नहीं लिखा जो आप लोग ओके लिखते हैं, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है। तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो शुद्ध अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा। देखो फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत, फोर्थ है विद्युत रोधी। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो शुद्ध अर्धचालक जो हमारा होगा वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेकंड चैप्टर में भी आता है और हमारे लास्ट चैप्टर जो है अर्धचालक उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, टाइम भले ही लगे, आज टाइम लगा लो ताकि बोर्ड एग्जाम जब आए ना, जब 4-6 दिन बचे तो आपके अंदर वो हड़बड़ाहट ना रहे, वो जल्दबाजी ना रहे कि मुझे बस 10 दिन में पूरा कवर कर लेना है। आज ही अगर पढ़े रहोगे तो बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। ये मैं नहीं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एक टॉपर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। 6 अब देखो हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर से हमने 5 क्वेश्चंस को पढ़ा, अब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। हमें 51 क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। अभी तो आपको लास्ट तक देखना है, अभी हम हार कैसे मान ले, अभी तो हमें जंग जीतना है। तो आप भी ठान के रख लो कि मैं कमरे में खुद को बंद कर दूंगा लेकिन एक दिन खुद को टॉपर बनाकर रहूंगा। और जो कहते थे बेटा तुझसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखा दूंगा कि ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, ठीक।
क्योंकि जो टॉपर है वो आप ही की तरह होता है, उसके पास भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है, होठ है, ठीक है, वही सब बॉडी पार्ट है। फिर आप क्यों टॉपर नहीं बनते? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, क्योंकि बनाने को तो सब बनाकर दीवार पे चिपका देंगे, उसको देखते रहेंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक टॉपर और आप में नहीं, एक टॉपर और एक नो टॉपर स्टूडेंट में, ठीक, कि टाइम को वो मैनेज करना जानता है। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का क्वेश्चन है 6 नंबर। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? शायद सबको पता होगा। फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल इंटू कूलाम, थर्ड है कूलाम प्रति जूल एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो भैया जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा, क्योंकि V इक्वल टू मैंने पढ़ाया था W अपान Q होता है, ठीक है। तो W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। लो मैंने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जूल प्रति कूलाम, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सा बिल्कुल हलवा गाजर वाला, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान से समझो, खुद के अंदर एनर्जी लाओ भैया। एनर्जी उनके अंदर नहीं होती जो थोड़े बूढ़े होते हैं, आप तो अभी यंग हैं, अभी नए नए बच्चे हैं, आपके अंदर तो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं आग लगा दूंगा एग्जाम में। मतलब आग नहीं लगाना है, मैं 95% लेकर आऊंगा, इतनी तैयारी करूंगा, मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक। चलो 7 नंबर, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा मात्रक धारिता का है? धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू होता है Q अपान V। अब बताओ इसमें से कौन सा मात्रक होगा? क्या कूलाम होगा? नहीं भैया, ये आवेश का मात्रक है। क्या एम्पियर होगा? नहीं, ये धारा का मात्रक है। क्या वोल्ट होगा? ये तो विद्युत विभव का मात्रक है। तो यही तो होगा कूलाम प्रति वोल्ट, क्योंकि Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, ठीक है। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हमें 51 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो थोड़े स्मार्ट तरीके से हमें चलना होगा अपने स्पीड में, ठीक। देखो 8वां क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। अगर मान लीजिए कि वायु में 2 धनावेश रखे हुए हैं, एक हमारे ये भाई साहब हैं और एक ये हैं, ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण होता है, आप सभी को पता है। अगर समान प्रकार के आवेश हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। जैसे मैं समझाऊं, हम 2 लड़के हैं, एक लड़का मेरे साथ है, एक मैं हूं, दोनों लड़के हैं भाई, तो हमें अट्रैक्शन तो होगा नहीं। अगर एक लड़की है एक लड़का है तो उसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है, समझते हैं, हार्मोन्स होते हैं अंदर, बाकी सारी चीजें आप समझते हैं। तो ये प्लस प्लस है भैया, तो दोनों में प्रतिकर्षण तो होता है, लेकिन अगर इनके बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ हमने रख दिया, तो प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। भैया जब एक लड़का है एक लड़की है, दोनों भाई नजरें मिला रहे हैं, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, बीच में कोई गाड़ी आ जाए, खड़ी हो जाए, या कोई दीवार खड़ी कर दी जाए, तो आपस में वो खुद को देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा? उनका जो आकर्षण है वो कम ही तो हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, मतलब कम हो जाएगा। देखो मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा बता रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि अगर दीवार उनके बीच खड़ी कर दी जाएगी तो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे, तो आकर्षण प्रतिकर्षण कम हो जाएगा ना, प्रतिकर्षण बल। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हम लोग। देखो इसको समझो, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, समझना बेहद जरूरी है। इसको मैं लगवा भी दूंगा, क्यों टेंशन, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में मेरे भाई। चलो 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। मतलब आपका 100 माइक्रोफैराड धारिता है, उसको 10 वोल्ट तक हम आवेशित करते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, बता के मैं आंसर अभी ला रहा हूं। ऑप्शन आपके सामने है, सब 7 करोड़ वाले क्वेश्चन है। देखो हमें सी दिया गया है कितना, 100 माइक्रोफैराड, कितना 100 माइक्रोफैराड,
इन भाई साहब को पहले फैरड में बदलेंगे तो ये 100 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 100 इंटू 10⁻⁻⁶ है तो इसको लिख सकते हैं 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं और 10⁻⁻⁶ आपका ऑलरेडी है। थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे इसको तो c = हमारा आ जाएगा, देखो 10⁻2 है, ये -6 है तो प्लस माइनस -6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा तो 10⁻⁻⁴ फैरड अब ये आ जाएगा। मतलब ने 100 माइक्रो फैरड को फैरड में जब बदला तो आपका आया 10⁻⁴ फैरड। अब हमें दिया गया है V, ध्यान से देखना, हमें दिया गया है V की वैल्यू है 10 वोल्ट। कितनी दी गई है? 10 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है? कितनी ऊर्जा संचित है, हमें U निकालना है। चलो एक फॉर्मूला लगाते हैं खूब प्यारा सा। U = आपका होता है फॉर्मूला 1/2 CV², 1/2 CV²। इसको नोट कर लो, दिमाग में रख लो, कॉपी में लिख लो, कहीं भी रख लो, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, साइड में लगा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो U आपका ऐसे ही रहेगा, 1/2 CV² है तो 1/2 को ऐसे रहने देंगे। C की वैल्यू है 10⁻⁻⁴, चलो लिख देते हैं, ठीक है, इंटू V² है, V की वैल्यू है हमारा 10 वोल्ट। 10 का स्क्वायर है यानी कि 10 × 10, आप चाहे 10 का स्क्वायर लिख दे, चाहे 10 को 2 बार लिख दें, 10 × 10 सेम ही चीज है, ठीक। अब देखो 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, अंग्रेजों के लिए 2 5 जा 10, तो U = आपका कितना आएगा? देखो ये होगा 5 इंटू 10 दी पावर, ये -4 है, इसके ऊपर 1 मान लेते हैं तो -4 और 1 है, ये माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 जाएगा, -3 बचेगा, जूल में ये आंसर आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, यही हमारा ऊर्जा आ जाएगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको दिखाई तो दे रहा है अच्छे से ना। देखो फर्स्ट है 5 इंटू 10⁻³ जूल, बस यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सक्षम हैं तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन पहले ऑप्शन पढ़ लेना, ठीक, उसके बाद में हमें सॉल्व करना है। चलो समझ में आ गया? आप लोग नोट करना चाहे फटाफट नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब ये विद्युत धारा चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर 3। हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें 14 चैप्टर कवर करना है, अभी 3 चैप्टर पे आए हैं तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे चलेंगे, पढ़ेंगे। देखो विद्युत धारा 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध है। मतलब विद्युत धारा घनत्व जो J होता है और अपवाह वेग जो VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें क्या रिलेशन होता है? कौन सा फॉर्मूला है जो इसमें रिलेशन को दिखाता है? फर्स्ट है J = NeVD, J है धारा घनत्व, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है अपवाह वेग। सेकंड है J = NeVD, थर्ड J = VDE/N, फोर्थ है J = NeVD²। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, J = NeVD, मतलब यही रिलेशन है धारा घनत्व J और अपवाह वेग VD में। J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है अपवाह वेग। ये रिलेशन याद रखना मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आते हैं, आते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलो इसको नोट कर लिया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, ध्यान से समझना। 11 नंबर क्वेश्चन, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तो भैया हमें पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होता है वो RA/L के बराबर होता है, RA/L, ठीक है, और जो सिग्मा विशिष्ट चालकता है वो 1/ρ होता है। तो देखो ये प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध पर डिपेंड कर रही है, क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और L पर डिपेंड कर रही है, लेकिन दोनों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना।
फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से किसी पर नहीं। मतलब एक बेलनाकार चालक दिया गया है, इसकी जो प्रतिरोधकता है और जो विशिष्ट चालकता है, दोनों का जो गुणनफल है वो इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता, नो डिपेंडेशन। ठीक, ये ऑप्शन अगर आ जाए तो जहां तक ख्याल है ये सही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। एक तार हम ले लेते हैं, तार तो आपने देखा होगा ना, छूकर मत देखना, तार हमने ले लिया, ठीक, उसको क्या करते हैं, उसको खींचकर उसकी लंबाई को हम दोगुना कर देते हैं। और जो तार हमने लिया है 50 ओम प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध 50 ओम है, हमने उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब कुछ जो बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट है कहेंगे सर जी आपने दोगुना किया है तो 50 का 2 से गुणा 100 ओम हो जाएगा। नहीं रे बाबा, गलत है। देखो फर्स्ट है 25 ओम, सेकंड है 50 ओम, थर्ड है 100 ओम और फोर्थ है 200 ओम। देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखो हमें जो प्रतिरोध दिया गया है वो कितना दिया गया है, ध्यान से समझना ये फॉर्मूला। हमें प्रतिरोध 50 ओम दिया गया है, समझ में आया, पुराना प्रतिरोध। उसके बाद तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी हम कर रहे हैं, तो देखो जितने गुना आप कर रहे हैं उसको n से डिनोट करेंगे, कितने गुना आप कर रहे हैं। देखो दोगुनी कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे, अगर 3 गुना करते तो n की वैल्यू 3 लिखते, मतलब n जो है जितना गुना आप कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है, तो हम 2 गुना कर रहे हैं। अब हमें नया प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R डैश निकालना है। R डैश मान लीजिए, तो कैसे निकालोगे। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है R डैश इक्वल टू, ठीक है, n स्क्वायर, मतलब जितना गुना आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दें, इंटू जो पुराना प्रतिरोध आपका है, ठीक है। तो n आपका, n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर कर दिया, इंटू r की वैल्यू है 50, चलो हमने 50 लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 गुणे 50 हो जाएगा। अब 50 का जब आप 4 से गुणा करोगे तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो 200 ओम आएगा, ठीक है। ये नया प्रतिरोध हमारा आ गया स्टूडेंट 200 ओम, ठीक है। कितना आया, ये नया प्रतिरोध जो R डैश आया वो 200 ओम आ गया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 200 ओम वाला ऑप्शन सही है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कुछ स्टूडेंट आंख मूंद के बिना देखे बिना समझे तीसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे कि यार 50 ओम प्रतिरोध वाला तार था, उसको खींचकर 2 गुना कर दिया गया तो इसकी प्रतिरोध भी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 50 गुणे 100 यानी कि 100 ओम हो जाएगा। नहीं भैया, फॉर्मूला ये वाला लगाना, नया प्रतिरोध R डैश इक्वल टू जितना गुना आप कर रहे हैं उसका स्क्वायर और पुराना प्रतिरोध R से गुणा कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे 50 मतलब 200 ओम आपका आ गया। ट्रिक समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 देखो ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। हम अपने चैप्टर 4 पे पहुंच गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। देखो फर्स्ट है केवल गतिमान आवेश द्वारा, मतलब केवल गतिमान आवेश के द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड है केवल बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। फोर्थ है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो भैया एक चुंबकीय क्षेत्र को हम इनमें से दोनों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब गतिमान आवेश के द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं और बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान आवेश के द्वारा और बदलते विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड दैट्स अ सिंपल आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको बताना है। देखो फर्स्ट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर होता है। नो ड्रामा, नो क्लिक पैड, ओनली पढ़ाई। ठीक, तो वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यही होता है। ठीक है, और होंगे वो आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, बाकी एक तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, 15 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 15 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। देखो कुछ इस प्रकार से लिखा है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो इस चैप्टर में 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, देखो म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो होती है भैया ये C के बराबर होती है। C क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन पढ़ लो। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है फैराड। तो भैया आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे से पढ़े हो 12th फिजिक्स, तो फर्स्ट वाला जो है ये किसका मात्रक है बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना। थर्ड वाला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। फोर्थ वाला विद्युत धारिता का मात्रक है फैराड। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही तो सही होगा। देखो आपका जो सी है इसका मात्रक क्या होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो आपका 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है ये प्रकाश की चाल के बराबर है, तो जो इसका मात्रक होगा वही उसका भी होगा, तो इसीलिए इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, यानी कि ये सी के बराबर है इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन समझो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने वैल्यू बताई उसी से रिलेटेड है। देखो μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, ये वही लिखा है, ये जो मैंने बताया था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे वो ऐसे लिख दें जैसा उसमें लिखा है, μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। ये दोनों सेम ही है, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब बताओ इसका मान कितना होगा। फर्स्ट है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, नो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल यही सही है, हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा भ्रमित किया जाएगा। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया। आप कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दबाजी में किलोमीटर वाला ये लो 6, ठीक, जल्दबाजी में किलोमीटर मार देंगे, वो गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा, क्योंकि मैंने बताया है ये जो है μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, ये प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। अब जो प्रकाश की चाल की वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल की वैल्यू भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सिंपल सा फंडा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 देखो चैप्टर 5 पे हम आ गए। चैप्टर 5, नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही होगी तो पानी पी लेना, अगर और ज्यादा आ रही होगी थोड़ी दूर चल लेना, और आ रही होगी थोड़ा पानी का छींटा मार लेना, लेकिन खुद को जगाना है, खुद को मेहनत करना है, क्योंकि कहा गया है कि अक्सर वही लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं जो देर रात तक जागकर मेहनत करते हैं। तो आपको भी मेहनत करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे हमको जुकाम है, खांसी है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, ऐसे खुद को भी बनाओ आप लोग। देखो 17 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करो फटाफट। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 या फिर 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नति कोण या नमन कोण की वैल्यू होती है दैट्स 90 डिग्री। सिंपल सा है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है, चैप्टर 5 का ही है। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, मतलब चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है नति कोण, सेकंड है दिक्पात कोण, थर्ड है ध्रुवण कोण, फोर्थ है क्रांतिक कोण। तो भैया उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। आपसे कोई पूछे दिक्पात कोण की परिभाषा क्या होगी, तो वो कोण जो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है वो दिक्पात कोण होता है। दोनों तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बता दिया, वैसे भी आप बोल सकते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। तो आपका m इक्वल टू आई ए होता है। आई है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलो समझ में आ गया, ये होगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, उतना ही काफी है, एग्जाम में आप करके आएंगे। क्योंकि जो चीज आप पढ़े रहेंगे ना, आपका जो माइंड है वो उसको कभी ना कभी कैप्चर कर लेगा। अगर वो देखेगा सामने, अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा था, याद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कहते हैं अरे यार याद है थोड़ा सा, अरे मुंह पे है एकदम से, याद है बिल्कुल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 20 अब आ चुके हैं चैप्टर 6 पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी प्रति मीटर, याद रखना ये किसका मात्रक है? विद्युतशीलता का नहीं, विद्युतशीलता का तो मैंने आपको बता रखा है। चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का? हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक है। सेकंड ऑप्शन फटाफट टिक करो। चलो आगे बढ़े, ऐसे बढ़ते चलो। अभी हम आधे क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, 51 क्वेश्चन देखना है। तो थोड़ा सा हम अपने गियर को चेंज करेंगे, थर्ड गियर से फोर्थ गियर में चलेंगे और अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। चलो, क्योंकि जब आपको लगे कि मंजिल यार थोड़ी सी और दूर है, अभी टाइम लगेगा, तो खुद के गियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक। चलो, L अपान आर की बीमा होगी, जहां L है प्रेरकत्व तो R है प्रतिरोध, इसकी बीमा क्या होगी? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L अपान आर? देखो फर्स्ट है m0l0t के पावर -1, सेकंड है m0lt, थर्ड है m0l0t और फोर्थ है mlt -2। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, m0l0t। ये L अपान आर की बीमा होगी m0l0t, सिंपल सा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा पे हम लोग आ चुके हैं। देखो 6 नंबर चैप्टर पे आ गए, सॉरी 7 नंबर चैप्टर। अब आधा चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो, हमको भी खिलाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट है ओम सेकंड, सेकंड है ओम प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड प्रति ओम, फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो ओम सेकंड इसका मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकंड होता है। दिमाग में बैठा लो अपने, या कॉपी पे लिख लो, या याद कर लो, कुछ भी करो, बस इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 24 अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? अगर अनुनाद की स्थिति हो तो LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? L है प्रेरकत्व तो C है धारिता, आवृत्ति क्या होगी? फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट LC, नो। 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, नो। 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC, ये सही होगा। ये अगर अनुनाद की स्थिति है तो LC परिपथ की जो आवृत्ति होगी वो होगी 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान LC। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। दैट्स द राइट आंसर। चलो इसको भी हटाएं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, L और C तो आपको पता ही है क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर पर हम आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, इसके बाद के जो चैप्टर आपको मिलेंगे वो भयानक भयानक होंगे। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बताइए? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी प्रकृति कैसी होती है? फर्स्ट है अनुप्रस्थ, सेकंड है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध दोनों, थर्ड है अनुदैर्ध, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। लगभग आधे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 25 टू जा 50, एक क्वेश्चन लास्ट में 51। चलो हटाएं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 नंबर।
फटाफट कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको बार बार नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? बताइए इसमें से कौन सी तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट है गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें। देखो बीटा किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो 26 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? इसमें से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? फर्स्ट है परावैगनी तरंगे, सेकंड है गामा तरंगे, थर्ड है दृश्य प्रकाश तरंगे, फोर्थ है रेडियो तरंगे। बताइए सही आंसर। गामा तरंगे जो है सबसे अधिक आवृत्ति, मोस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है इन चारों में से, तो 27 का सेकंड ऑप्शन सही है। 28 पे चलते हैं हम लोग। 28, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करेगी, तो बताइए इनमें से कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होगी, जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा? फर्स्ट है तरंग की आवृत्ति का, सेकंड है तरंग दैर्घ्य का, थर्ड है तरंग के वेग का, और फोर्थ है तरंग के आयाम का। तो भैया तरंग की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो तरंग की आवृत्ति जो है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 29। अब आते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर पे, यानी कि रे ऑप्टिक्स जो हमारा है, ठीक है। देखो 29, अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? मतलब जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, किस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो प्रकाश की चाल बदलेगी, प्रकाश की तीव्रता में भी चेंज होगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में भी चेंज होगा, लेकिन आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो तरंग हो चाहे किरण हो, आवृत्ति को वो प्रभावित नहीं कर सकती। नो चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी, वही क्वेश्चन उसी प्रकार का ये भी है। 30 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। किस रंग के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा? क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कमेंट कर देना। आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई करते हो? आप लोग खुद का टेस्ट लो ना कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पता है, सर जी को पहले ही बता देता हूं। आपको तो चाहिए ना ऐसा कि सर जी को पहले बता देंगे, कितना मजा आएगा। फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए, फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, न्यूमेरिकल टाइप का है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो अपवर्तनांक फर्स्ट है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, फोर्थ है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखो होगा क्या, एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू अपवर्तनांक जो है ये किसके बराबर होता है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, ये इसके बराबर होता है अपवर्तनांक, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है मेरे भाई? कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो n को इधर ले जाएंगे, इनको भाई को उधर लेकर चले जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला आएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ये किसके बराबर होगी? अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता रहा हूं अभी सब कुछ, ठीक है। ये किसके बराबर होगी? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, अपान n, अपान अपवर्तनांक हो जाएगा क्योंकि n इधर चला आया है नीचे, वो उधर चला गया, तो अपान n हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड अपान एन, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो ये देखो, अब ये 3 है, ये 1.5 है, 1.5 2 जा 3, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यही आंसर होगा। देखो कहीं है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ना, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यही सही आंसर होगा। मतलब आपको वायु में प्रकाश की चाल दी गई थी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया था, आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालनी थी। तो n इक्वल टू होता है अपवर्तनांक जो होता है वो वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब कांच में प्रकाश की चाल निकालना है तो n को नीचे ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो वायु में प्रकाश की चाल अपान n हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 अपान अपवर्तनांक 1.5, कट किया तो 2 गुणे 10 के पावर 8 है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया, अब इससे अच्छा प्रूफ क्या मिलेगा मेरे भाई। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? इसमें से कौन सा रंग है जिसको प्रिज्म से गुजारा जाए तो उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट है लाल, सेकंड है बैगनी, थर्ड है नीला, फोर्थ है हरा। तो भैया अगर बैगनी रंग को आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारी आंख है ना, इसमें लेंस है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इतना याद रखना, इतना तो आप जानते होंगे, शायद हाई स्कूल में भी आप पढ़े होंगे। चलो 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये देखो, सबको पता होगा, हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके पास आंखें भी है ना आंखें। देखो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब कितनी दूरी पर हम एकदम स्पष्ट देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट, एचडी, फुल एचडी क्वालिटी। फर्स्ट है अनंत, सेकंड है 50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है 75 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो होती है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब इतनी दूरी तक हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी, इतनी दूरी तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, उससे कम दूरी पर हम थोड़ा सा धुंधला दिखेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक। चलो ब्लर नहीं दिखना चाहिए, हमारी आंखें अच्छी हैं, ठीक है। 35। एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? एक प्रकाश किरण है जो वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहेगी? कितनी बार बताऊं? 2 क्वेश्चन अभी मैंने बताया है। फर्स्ट है वेग, सेकंड है आयाम, थर्ड है तरंग, फोर्थ है आवृत्ति। देखो आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी तीनों चेंज होंगी, ठीक। तो आपका चौथा सही है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चाहे किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। 36 नंबर पे हम लोग चलेंगे, तरंग प्रकाश की। फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो सिंपल सा है, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन भले ही सेम कुछ सेम नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग है, बस उनका तरीका सेम है, तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो 37 नंबर क्वेश्चन 37। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह का चमकदार दिखाई देना या सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं, प्रकाश का ध्रुवण नहीं, प्रकाश का व्यतिकरण है। मतलब अगर जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई हो तो प्रकाश जब लाइट उस पर पड़ता है ना, तो उस सतह का जो सुंदर रंग दिखाई देना है वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। चलो 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है, यदि डॉपलर प्रभाव कब निर्मित होगा? जब स्रोत गतिशील होगा, नहीं संसूचक गतिशील होगा, हाँ दोनों सही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। मतलब डॉपलर प्रभाव तभी निर्मित होगा जब आपका सोर्स गतिशील होगा, स्रोत गतिशील होगा, संसूचक भी गतिशील होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलो 39 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 39
9, ठीक है। 39 वाला क्वेश्चन कहां गया? 39 क्वेश्चन कहां गायब हो गया? चलो एक क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा है तो मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन कर लूंगा, आप लोग उसका आंसर दे देना। चलो 11 नंबर। अब आते हैं 11 नंबर चैप्टर पे, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति पे। देखो फर्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है? मैं फॉर्मूला बता दूं फिर आप बताइए। वो h/p के बराबर होता है, ठीक है। अब P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू, चूंकि P इक्वल टू हमारा mb भी होता है, mb, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mb। अब देखो ये किस किस पर निर्भर कर रहा है? लैम्डा देखो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये यम द्रव्यमान ही है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। वेग पर भी निर्भर कर रहा है, देखो v वेग है, संवेग आपका p है, इस पर भी निर्भर कर रहा है, h है प्लांक नियतांक, समझ में आया? लेकिन आवेश पर तो ये डिपेंड नहीं करता। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करती। कलर में बदल देता हूं, ये देखो सेकंड ऑप्शन किस पर निर्भर करती है? नहीं, यहां पे आप क्वेश्चन को थोड़ा एडिट कर दीजिए, किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है, यहां पे नहीं रहेगा, शायद लिखा नहीं है, ऐसे कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट, पढ़ लेते हैं इसको, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य किस पर निर्भर करती है, नहीं को नहीं पढ़ते, जैसे यहां पे नहीं लिखा था तो नहीं करती है, तो आवेश पर वो निर्भर नहीं करती, बाकी तीनों पर वो निर्भर करती है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41 नंबर, इसको नोट कर लिया, मतलब जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, वेग पर निर्भर करेगी, आवेश पर निर्भर नहीं करेगी और संवेग पर भी निर्भर करेगी, यहां पे नहीं रहेगा, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अब देखो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। देखो निम्नलिखित कण लिख दीजिएगा, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, मतलब ये चारों कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा होगा? मतलब चारों जो कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये एक ही वेग से गति कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण कौन सा है? तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण चारों एक ही वेग से गतिमान हो तो सबसे ज्यादा जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, ये ध्यान में रखना अपने, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। देखो भैया जैसे लैम्डा इक्वल टू मैंने आपको बताया h/p, ठीक है। तो देखो लैम्डा जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? वो 1/p के अनुक्रमानुपाती होगी। अगर आप इस संवेग को दोगुना कर देंगे, जैसे अभी ये मान लीजिए 2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो अगर आप इसको दोगुना कर देंगे तो क्या होगा? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित या 4 गुनी या 2 गुनी या आधी? देखो भैया आधी हो जाएगी, क्योंकि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप संवेग को दोगुना कर रहे हैं, ठीक है, संवेग को दोगुना कर रहे हैं तो उस डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आधी हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। 43 नंबर पे हम लोग चलेंगे फ्री में। देखो लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, इसके फोटॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है hc लैम्डा, सेकंड है hc अपान लैम्डा, फोर्थ है लैम्डा अपान hc, थर्ड है लैम्डा अपान hc, फोर्थ है h लैम्डा अपान c। h है प्लांक नियतांक, c है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्ध्य। तो भैया लैम्डा तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा जो होगी वो hc अपान लैम्डा होगी, E इक्वल टू hc अपान लैम्डा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा। 44 पे हम लोग चलेंगे, 44। देखो अब 12 नंबर चैप्टर पे आगे, परमाणु। धीरे धीरे हमारा भैया, हमारा 14 चैप्टर तक हमें जाना है, 12 पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 51 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। चलो, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? अगर आपको एक परमाणु को आयनित करना है तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, सेकंड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 44 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। चलो 45 नंबर पे चलेंगे हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है। फर्स्ट है ऊर्जा का मान, ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 जूल और शून्य। तो 45 का थर्ड सही होगा, 13.6 जूल। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 जूल होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 46 नाभिक चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, चैप्टर 13 पे आ चुके हैं हम समाप्ति की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है एक एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये किसके बराबर होती है, एक एएमयू इक्वल टू कितना एमईबी होता है। फर्स्ट है 190 एमईबी, सेकंड है 139 एमईबी, थर्ड है 913 एमईबी, फोर्थ है 931 एमईबी। यही आपका राइट होगा। एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलो या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कमेंट कर देना। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, वो होंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। भैया वो समस्थानिक होंगे क्योंकि जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, और जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। 48 नंबर पे चलते हैं हम लोग। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा निकलती है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन, फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर पे चलते हैं। देखो अब आ चुके हैं अपने अर्धचालक लास्ट चैप्टर पे। देखो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है, मतलब अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है। कोटर द्वारा, कोटरों और इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। तो आपका इसका आंसर चौथा ही सही होगा, सॉरी इसका आंसर 49 का तीसरा सही होगा, इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालकों में विद्युत चालन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों से ही होता है। 49 का 3 वाला ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर, ये देखो वही क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो विद्युत रोधी की बात व्यवहार करता है। क्वेश्चन रिपीटेड और दोनों चैप्टर में ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन अपना आज के इस सेशन का, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं, केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या फिर ना इलेक्ट्रॉन और ना कोटर। देखो ये दोनों नहीं होते, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही। ये था हमारा 12th फिजिक्स का टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है भैया कि ये जो 50 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है। ये 51 क्वेश्चन आपको बिल्कुल से कंप्लीट करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। इसका मात्रक क्या होता है, कमेंट करना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।